स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फ्रैक्शन रूल। सो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन रूल एक पूरा चैप्टर है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए हैं। और ये रूल एक तरह का ऐसा मेथड है जिसको अगर आप सीख लेते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चंस बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे और जिसमें आपका टाइम भी बचेगा। सो फ्रैक्शन रूल बेसिकली कई चैप्टर से कनेक्ट रखता है। जैसे कि मैंने आपको मिक्सचर और एलिगेशन चैप्टर कराया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था वो एक तरह का मेथड होता है, वो अलग से एक चैप्टर नहीं है। और वो मिक्सचर और एलिगेशन का मेथड कई चैप्टर्स में क्वेश्चन करने में आपकी हेल्प करता है। सो बिल्कुल सेम तरीके से स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन रूल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और ये आपकी मदद करेगा कई तरह के चैप्टर्स को सॉल्व करने में। सो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि फ्रैक्शन रूल होता क्या है और कौन कौन से चैप्टर से ये कनेक्ट करता है, प्लस इसके साथ साथ कुछ आपको 2-3 क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए कि फ्रैक्शन रूल किस चीज से रिलेट करता है। बेसिकली इसमें मैं ज्यादा डीप में नहीं जाने वाला हूं, इंट्रोडक्शन ही करेंगे इसमें, ताकि आपका बेस बने और उसके बाद अगली वीडियो में मैं पूरी तरह इसके जितने भी स्टेप्स हैं वो आपको अच्छे से समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, क्लियर है? आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर फ्रैक्शन रूल आप समझ गए तब आप बहुत आराम से कई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है? और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमने कर लिए हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, उसके क्वेश्चंस तो आप डायरेक्ट कर ही लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं फ्रैक्शन रूल होता क्या है। आइए। This rule enables you to quickly calculate the answers of questions related to comparison of quantities। देखिए, सबसे पहले तो ये जो रूल है ये कौन से चैप्टर से रिलेट करेगा? जिसमें क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, दो कोई क्वांटिटीज होती हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, तो उनको कंपेयर किया जाता है एक दूसरे के साथ, तो उसमें ही फ्रैक्शन रूल का यूज होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ चैप्टर्स के एग्जाम्पल वैसे नीचे लिखे हुए हैं अगली लाइन में, तो आपको मैं बताता हूं कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो। तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है कि ये जो रूल है ये कहां पे अप्लाई हो सकता है? परसेंटेज। अब परसेंटेज को एक कंपैरिजन वाला चैप्टर क्यों बोला जाता है? देखिए, परसेंटेज में हम हर चीज को 100% से कंपेयर करते हैं, 100 से कंपेयर करते हैं, तभी तो वो परसेंटेज में आता है। तो इसी वजह से परसेंटेज को एक कंपैरिजन वाला चैप्टर बोला जाता है। इसी के साथ साथ अगर कोई चीज कभी बढ़ती है या कम होती है, तो हमने इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज के भी टॉपिक किए, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो चीज पहले थी और जो चीज बढ़ने या कम होने के बाद हो गई, उन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। क्लास में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कितने लड़के हैं, कितनी परसेंटेज लड़कियां हैं, इनको कंपेयर करते हैं। और प्लस अपने मार्क्स को भी कंपेयर करते हैं परसेंटेज में ही। ठीक है, आपका जो रिजल्ट आता है वो भी परसेंटेज में ही आता है। तो बेसिकली परसेंटेज हो गया एक कंपैरिजन वाला चैप्टर, कंपेयरिंग क्वांटिटीज बोलते हैं इसको। तो आप इस वाले चैप्टर को, इस वाले रूल को आप उस चैप्टर में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अब कौन से क्वेश्चन करेंगे वो मैं बताऊंगा, बाद में आऊंगा उस पर। फिलहाल आप बस इतना समझिए कि फ्रैक्शन रूल को आप इन सभी चैप्टर्स में यूज कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए स्टूडेंट, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक मैंने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर नहीं पढ़ाया है आपको। बेसिकली मैं चाहता हूं प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने से पहले आपको फ्रैक्शन रूल के बारे में पहले ही जानकारी दे दूं, ताकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं तो कंफ्यूजन ना हो कि फ्रैक्शन रूल है क्या। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस कहने का मतलब है प्रॉफिट और लॉस। कब ये जो वर्ड है ये कब निकले? जब हमने सेलिंग प्राइस को कंपेयर किया कॉस्ट प्राइस से। जितने में मैं सामान लेके आया हूं उसको मैंने कंपेयर किया जितने में मैंने सामान बेचा। ठीक है, तो ये भी तो कंपैरिजन वाला क्वांटिटी होगी। तो बेसिकली ये भी चैप्टर जो है वो इस रूल के अंडर आता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आप ऐसा कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा क्वेश्चन फ्रैक्शन रूल से सॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है? अब जैसे कि हमने बात की थी जब ये चैप्टर पढ़ा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। तो जब ये चैप्टर हमने पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो उसमें हमने देखा था कि मान लेते हैं कि बॉयज और गर्ल्स क्लास के अंदर उनकी जो रेशो है, उनकी रेशो है 2:3। 2:3 अगर रेशो है तो ये भी तो कंपैरिजन करके ही बताया हुआ है, दो चीजों में तुलना करके आपको बताया ना कि बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने। तो हालांकि ये टोटल कंपैरिजन का चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कंपैरिजन तो यहां पर होता है। और रेशो एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम रोज लाइफ में नहीं देखते हैं, जैसे कि परसेंटेज देखते हैं। परसेंटेज तो आपको हर जगह दिखाई देता है, जैसे कि डिस्काउंट परसेंटेज हो गया,
प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज हो गया, आपकी मार्क्स की परसेंटेज हो गया। हालांकि रेशो आपको इतना नजर नहीं आता, लेकिन है ये कंपैरिजन वाला चैप्टर ही। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को करने के लिए भी हमको फ्रैक्शन रूल की मदद की जरूरत होगी। ठीक है, यूनिटरी मेथड। अब ये यूनिटरी मेथड कौन सा होता है? देखिए, कई बच्चों को पता भी होगा, बचपन में हम लोगों ने कई क्वेश्चंस इस पे सॉल्व किए हैं। जैसे कि अगर 10 पेंसिल 50 रुपए की होती है तो 20 पेंसिल कितने की होगी? या अगर एक आदमी 10 क्विंटल सामान इधर से उधर रख देता है तो 5 आदमी मिलकर कितने क्विंटल सामान इधर से उधर रखेंगे? तो ये यूनिटरी मेथड था। तो यूनिटरी मेथड बड़ा बेसिक चैप्टर होता है, छोटे बच्चों को समझाया जाता है उससे। तो ये जो यूनिटरी मेथड है ना स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन भी अगर आप फ्रैक्शन रूल से करोगे तो आपको ज्यादा जगह यूज करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपको बिल्कुल, आप या तो दिमाग में कर पाओगे उसको, या बिल्कुल कोने में थोड़ा सा लिख के 2-3 नंबर लिख के आप उसको आंसर उसका निकाल दोगे। आपको पूरा फ्रैक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टैट्स, ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर होता है। इसमें बेसिकली कई बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, इसमें अलग अलग तरीके के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहां पर ये हो गया 2001, मान लेते हैं कि किसी देश की पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, किसी देश की पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है। तो 2001 में वो थी 1 करोड़ मान लेते हैं। ठीक है, 1 करोड़ पॉपुलेशन थी उस जगह की। और उसके बाद क्या हुआ? अगले साल 2002 में फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन घट गई। फॉर एग्जांपल 90 लाख लिखेंगे, 90 लाख। ठीक है, तो 90 लाख ये हो गया। तो इतनी पॉपुलेशन जो थी वो हो गई। तो अब आपको इन दोनों के बीच में कभी कभी कंपेयर करने के लिए आ जाता है कि पिछले साल के हिसाब से इस साल जो है वो कितनी पॉपुलेशन कम हुई है, कितने परसेंटेज कम हुई है, या कुछ भी पूछ लेंगे वो कितनी गुना से कम हुई है। ठीक है, परसेंटेज अलग चीज होती है, और अगर गुना लगा दो तो उसमें आपको फ्रैक्शन में आंसर निकालना होता है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर होता है इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, और यही वाला जो चैप्टर है इसमें हम कभी कभी फ्रैक्शन रूल का भी यूज करते हैं। हालांकि आगे जब हम चलेंगे तो इसके कुछ एग्जांपल्स करके देखेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रैक्शन रूल के ऊपर आधारित हैं, उससे हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये सभी चैप्टर्स जो हैं, तो देख लीजिए फ्रैक्शन रूल का कितना वाइडर रेंज है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन से कनेक्ट करता है, बहुत ज्यादा चैप्टर से कनेक्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर फ्रैक्शन रूल के बारे में अब पहला पॉइंट इन्होंने यहीं पे दे दिया है। अब फ्रैक्शन रूल का नाम जो है वो फ्रैक्शन रूल ही क्यों पड़ा? अब यहां पे ये भी सोचना चाहिए कि यहां पे एक वर्ड आ रहा है फ्रैक्शन, डेसिमल नहीं आ रहा, या और कोई मैथ्स का मैथमेटिकल टर्म नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन ही क्यों आ रहा है? सो इसका एक सिंपल सा फंडा है स्टूडेंट्स। इसमें जब भी आप इस रूल को अप्लाई करोगे तो आपको अपनी तरफ से एक फ्रैक्शन बनाना होगा। फ्रैक्शन बनाना होगा अपनी तरफ से, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा वो फ्रैक्शन। और वो फ्रैक्शन जो होगा वो बनाने के लिए आपको क्वेश्चन में जो चीजें होंगी उसका यूज करके आपको बनाना है। अब देखिए यहां पर ये जो लाइन लिखी है पहले वो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है अंडर दिस रूल, इस रूल के हिसाब से वी हैव टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर। आपको क्वेश्चन में एक गिवन नंबर होगा। गिवन नंबर मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको दी होगी। एग्जैक्ट वैल्यू हमारी दुनिया की है ना, परसेंटेज की दुनिया की नहीं, और ना ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन की दुनिया की, हमारी दुनिया की वैल्यू दी होगी आपको। मान लो कुछ भी होगा, एग्जांपल दूंगा समझ आएगा आपको। ठीक है, तो एक नंबर तो आपको दिया होगा पहली चीज, तो उस वाले नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है एक फ्रैक्शन से, और वो जो फ्रैक्शन है ना विच इज टू बी मेड बाय अस, वो हमको बनाना है। ठीक है, तो मान लेते हैं क्वेश्चन में कोई नंबर गिवन होगा, आपने उस नंबर को यहां पे लिख दिया, और इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है एक फ्रैक्शन से। ठीक है, फ्रैक्शन में क्या होगा, एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। और ये तो एक नंबर होगा, ये तो नॉर्मल सा एक नंबर लिखा होगा जिसमें डिनोमिनेटर नहीं भी हो सकता, कभी कभी हो भी सकता है। ठीक है, तो मान लेता हूं अभी फिलहाल यहां पे लिखा हुआ है 2000 रुपए, फॉर एग्जांपल 2000 रुपए लिखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको, ये तो एग्जैक्ट आपको वैल्यू दी होगी। उसके साथ अब आपको यहां पे मल्टीप्लाई का निशान लगा के एक फ्रैक्शन खुद लिखना है।
और ये फ्रैक्शन जो है वो हमको खुद बनाना है। कैसे बनाना है? टू गेट द डायरेक्ट आंसर। अच्छा, ये बनाना कैसे है? क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको कुछ ना कुछ हिंट्स दिए होंगे जिसमें मैं भी आपकी हेल्प करूंगा अभी समझने में। तो उस क्वेश्चन से आप डायरेक्ट ये फ्रैक्शन बनाओ और फ्रैक्शन से सीधा इसको सॉल्व कर दो नंबर को, आपका जो डायरेक्ट आंसर है वो निकल के आ जाएगा। आपको कुछ एक्स वगैरह लेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्रैक्शन रूल बोलता है कि भाई देखो जहां पर मैं हूं ना, आपको एक्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन सेंस कई बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, वो कहते हैं नहीं नहीं सर हमारे लिए एक्स ही ठीक था। लेकिन स्टूडेंट्स ये मानिए कि एक बार आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर समझ आ गए, तब आपको कोई भी एक्स या कोई भी वेरिएबल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमेशा ये जो वेरिएबल वगैरह होते हैं ये कंफ्यूज ही करते हैं इंसान को। तो सीधा कॉमन सेंस से अगर आप आंसर निकालोगे तो आप खड़े खड़े आंसर भी बता सकते हो, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानते हो ना ये बात? ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली फ्रैक्शन रूल का जो नाम रखा है, अब आपको आई होप समझ आ गया है कि फ्रैक्शन रूल ही क्यों नाम रखा है, क्योंकि जो दिया हुआ नंबर होगा उसको हम एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और सीधा सीधा हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलो आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं जो इन सभी चैप्टर से रिलेट करेंगे। एक एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। हालांकि फ्रैक्शन रूल की जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर होगा। लेकिन क्योंकि इससे आपको कुछ समझ नहीं आया होगा ज्यादा, इसीलिए वो एग्जांपल्स करके दिखाने जरूरी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एग्जांपल करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल यहां पे जो लिख के दिया है वो है परसेंटेज से किस तरह से फ्रैक्शन रूल कनेक्ट करता है। परसेंटेज चैप्टर के बारे में पहले देखते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, परसेंटेज चैप्टर जितना भी मैंने पढ़ाया है उसमें अभी फ्रैक्शन रूल का यूज नहीं किया था। आपको याद होगा, उसको मैंने नॉर्मल तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाया है। हालांकि वो तरीके भी अच्छे हैं, वो तरीके सीखने इसलिए जरूरी थे क्योंकि उसी के बाद आपको फ्रैक्शन रूल अच्छे से समझ आता। तो चलिए फ्रैक्शन रूल क्या होता है, कैसे आंसर निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। बेसिकली जो फ्रैक्शन रूल होता है उसमें दो स्टेप होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो स्टेप होंगे। लेकिन क्या होता है कि यही दो स्टेप आपको कंफ्यूज करने के लिए काफी है। तो यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब देखिएगा कि कैसे दो स्टेप को अलग अलग रखना है, लेकिन कभी भी उसको मिलाना नहीं है। अलग अलग रखेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, मिला देंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कभी भी ऐसे काम नहीं करने हैं। चलिए देखते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है 60% ऑफ अ नंबर इज 360, फाइंड द नंबर। तो यहां पे लिखा है कि एक नंबर का जो कि हमको नहीं गिवन है उसका 60% क्या होता है? 360। उसका 60% क्या होता है? 360 दिया हुआ है। तो आपको नंबर बताना है, ठीक है, बता देते हैं। पहले तो मैं इसको आपको नॉर्मल तरीके से करके दिखाता हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो अगर नॉर्मल तरीके से मान लो फ्रैक्शन रूल हमको नहीं पता, तो इसका आंसर बड़े आसानी से निकाल सकता हूं मैं। इसकी जगह यहाँ पे x लिख के, यहाँ पे 360 लिख के आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 600। तो 600 एक ऐसा नंबर था जो जिसका 60% आप निकालोगे तो आएगा 360। ये चीज क्लियर है? ठीक है। लेकिन अब फ्रैक्शन रूल के हिसाब से अगर मैं करता तो क्या करता? देखिए, मुझे एक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में एक वैल्यू गिवन है जो कि मैंने आपको बताई थी। तो इस वैल्यू को मुझे मल्टीप्लाई करना है एक फ्रैक्शन से जो कि मुझे खुद बनाना है। अब ये फ्रैक्शन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। फ्रैक्शन में दो स्टेप मैंने आपको बताए। तो जो पहला स्टेप है वो मदद करेगा नंबर को पहचानने में, जो ऊपर नीचे लिखने हैं ना, नंबर्स को पहचानने में। तो स्टेप 1 क्या होता है हमेशा स्टूडेंट्स? नंबर्स को पहचानना, ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग नंबर्स। अब ये हालांकि मैं आपको अगली वीडियो में बहुत डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। अभी आप बस ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश कीजिए। और दूसरा स्टेप क्या होगा? स्टेप ये होगा कि वो जो दो नंबर्स आपने पहचाने हैं ऊपर और नीचे वाले, नंबर तो आपको मिल गए कि कौन कौन से नंबर हैं, मतलब दो नंबर कौन कौन से हैं, लेकिन उसमें से अभी आपको ये कंफ्यूजन है कि ऊपर कौन सा लिखना है और नीचे कौन सा लिखना है, ठीक है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसमें से कैसे बनाए, दूसरा स्टेप वो है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं। पहले तो रिकॉग्नाइजिंग नंबर्स हो गया, तो दो नंबर आपको मिल गए। तो विच इज न्यूमरेटर एंड विच इज डिनोमिनेटर। ये दो स्टेप से फ्रैक्शन रूल खत्म हो जाता है। लेकिन ये अब कंफ्यूजन कहां होती है वो भी देखिएगा।
चलिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे 2 नंबर। अब ये परसेंटेज का चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर कौन सा है, ये क्वेश्चन कौन सा है, परसेंटेज चैप्टर का। और परसेंटेज चैप्टर में एक हमेशा रूल होता है स्टूडेंट्स। रूल क्या होता है कि ये जो 2 नंबर होते हैं ना, जो आपको पहचानने हैं, उसमें से एक नंबर तो हमेशा 100 होगा। एक नंबर क्या होगा, हमेशा 100 होगा, जो कि परसेंटेज का होता है। क्लियर, जो कि परसेंटेज का होता है, इसीलिए एक नंबर हमेशा 100% 100 ही होगा, और कोई नंबर नहीं होगा अगर परसेंटेज का क्वेश्चन है तो। ठीक है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है, परसेंटेज का। दूसरे चैप्टर्स की बात करेंगे तो ये जो 2 नंबर होंगे ये अलग अलग होंगे। ठीक है, चलो फिलहाल परसेंटेज पे रहते हैं। तो परसेंटेज में एक नंबर तो मुझे मिल गया 100 है। अब दूसरा नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर है क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में जिस बारे में दिया हुआ है ना, वही दूसरा नंबर है। कहने का मतलब देखिए, लिखा हुआ है ना 60% ऑफ अ नंबर इज ये। तो ये पहली चीज तो आप इतना भी और समझिएगा कि ये जो नंबर है ये इससे डायरेक्ट कनेक्शन में होना चाहिए, डायरेक्ट लिंक बिठाना चाहिए। डायरेक्ट लिंक मतलब असली में जो वैल्यू 360 है उसकी परसेंटेज में वैल्यू 60 होनी चाहिए। ठीक है, ये नंबर दे तो रखा है ना, देखो ये दोनों चीजें एक ही हैं, बस ये रियल वैल्यू है और ये परसेंटेज की वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप सीधा फ्रैक्शन रूल लगा सकते हो जहां पे डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। इनडायरेक्ट वाला भी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा बाद में। ठीक है, तो फिलहाल आप ये समझो कि मेरे पास जो दूसरा नंबर है वो 60 है, क्योंकि ये डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। तो पहला स्टेप मेरा खत्म हो गया। पहला स्टेप क्या हो गया, खत्म हो गया फ्रैक्शन रूल का। क्यों, क्योंकि 2 जो नंबर थे वो मैंने ढूंढ लिए, कौन कौन से नंबर थे। देखते रहना, आपको अभी ऐसा लगेगा सर इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो, लेकिन एक बार समझ गए ना, फ्रैक्शन रूल के आगे कोई रूल आपको पसंद नहीं आएगा उसके बाद। ठीक है, चलो तो ये हो गया पहला स्टेप खत्म। अब दूसरा रूल क्या बोलता है, विच इज न्यूमरेटर एंड विच इज डिनोमिनेटर। अब मुझे 100 को ऊपर रखना है या 60 को ऊपर रखना है, 2 नंबर तो मिल गए। 100 को ऊपर रखूं या 60 को नीचे रखूं, या किसी और तरीके से 60 को ऊपर रख के 100 को नीचे रखूं। तो इसका जवाब भी क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। ठीक है, इसका जवाब भी क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। याद रखना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कैसे छुपा हुआ है, ध्यान से पढ़ते हैं एक बार और। किसी नंबर का 60% 360 है, किसी नंबर का 60% अगर मैं निकालूं तो 360 आता है। तो वो नंबर ओरिजिनल नंबर जो होगा वो 360 से बड़ा होगा या छोटा होगा, सोचो। अगर उसका 60% 360 है तो वो जो पूरा का पूरा नंबर होगा वो तो जाहिर सी बात है भाई 360 से तो बड़ा ही होगा, हमारा आंसर तो बड़ा ही आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज आपको देखनी है, क्वेश्चन में छुपी होगी, हमेशा क्वेश्चन में छुपी होगी ये चीज। तो अगर वो वाला नंबर जो है 60% है, मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है ये किसी नंबर का 60% है, तो वो वाला जो नंबर होगा, जो असली नंबर होगा, वो जाहिर सी बात है 360 से ज्यादा ही होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। अब ज्यादा बनाने के लिए ना स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, ज्यादा बनाने के लिए आपको इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो ऊपर लिखना है और छोटा नंबर नीचे लिखना है। अगर आपको ये चाहिए कि आंसर इससे ज्यादा आए, क्योंकि हमको पता लग गया कि आंसर इससे ज्यादा होगा, ये तो हमने अंदाजा लगा लिया, और 2 नंबर भी है, तो भाई फ्रैक्शन जो बनाएंगे वो इस तरह का होना चाहिए कि ऊपर जो है बड़ा नंबर आए इनमें से और नीचे जो है वो छोटा नंबर आए इनमें से, तभी तो आंसर बड़ा आएगा। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक और सुनो, 20 को अगर मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 5/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये देखो 50 बन गया ना 50, तो 20 बड़ा हो गया। तो किसी भी नंबर को बड़ा करने के लिए हम उसको इस नंबर ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें न्यूमरेटर ज्यादा होता है, डिनोमिनेटर कम होता है। आई होप ये चीज क्लियर है। तो फिलहाल मैं क्या करने वाला हूं, 100/60 कर दिया, 100/60। तो 2 स्टेप कौन से हो गए स्टूडेंट्स, पहला तो परसेंटेज का चैप्टर है इसीलिए एक तो 100 ही रहेगा हमेशा, और दूसरा क्वेश्चन के हिसाब से चलना है आपको। और पहला स्टेप खत्म होने के बाद दूसरा स्टेप क्या है कि न्यूमरेटर में कौन आएगा, डिनोमिनेटर में कौन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्रैक्शन रूल का क्वेश्चन किया जाता है। अब देखो यहां पर स्टूडेंट्स, ये हो गया 6, आपका आंसर आ गया 600। क्या मैंने कोई x वगैरह मानने की जरूरत है यहाँ पे, मतलब मुझे कोई जरूरत नहीं लगी x मानने की यहाँ पे, है ना। तो अगर आपका अलजेब्रा अच्छा नहीं है, आपको नहीं पता कि कहां पे x लिखा जाता है, तो आप ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, वो और आसान लगेगा। ठीक है, देखते हैं। 400% ऑफ अ नंबर इज 100। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स,
किसी नंबर का 400%, 400% पता है कितना होता है? उस नंबर से बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर ओरिजिनल नंबर की बात करते हैं, ओरिजिनल नंबर क्या होता है? सिर्फ 100% होता है। ये वाला नंबर, ये जो दिया था ये छोटा था, क्यों? क्योंकि ये वाला नंबर 100% रहेगा, तो 100% तो 60% से ज्यादा ही होगा, इतना तो सेंस है हमारे अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर 400% दे रखा है किसी नंबर का, 400%, तो किसी नंबर का 400% 100 है, तो ये जो दे रखा है ये असली नंबर से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अब ये कितना बड़ा होगा देखते हैं। फाइंड द नंबर, आपको ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। फ्रैक्शन रूल देखना, यहां पर मैं 100 लिख देता हूं क्योंकि रियल वैल्यू जो दी हुई है वो 100 दी हुई है, और यहां पे मैं ऊपर और नीचे दो अलग वैल्यूज लिखूंगा। और ये जो वैल्यूज कौन सी होंगी? क्योंकि परसेंटेज का चैप्टर है, परसेंटेज में लगा रहा हूं, तो एक तो हो गई 100 और दूसरी वैल्यू कौन सी होगी? दूसरी वैल्यू होगी 400, सीधी सी बात है। क्यों 400 की होगी? क्योंकि ये और ये है ना डायरेक्ट लिंक बना रहे हैं, ये और ये डायरेक्ट लिंक बना रहे हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया 400 और ये हो गया 100। अब एक चीज बताओ स्टूडेंट्स, एक स्टेप तो मैंने कर लिया, दो नंबर मैंने चुन लिए, वो दो नंबर कौन से थे? 100 और 400। अब मेरा आंसर जो है वो कम आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए? भाई जाहिर सी बात है यहां पे आंसर मेरा कम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ये जो दिया हुआ है ना ये 400% है और मुझे क्या निकालना है? ओरिजिनल नंबर। भाई ओरिजिनल नंबर तो 100% ही होगा, इसका मतलब छोटा होगा। तो मुझे इतना तो अंदाजा हो गया क्वेश्चन पढ़ के कि मेरा आंसर जो आना चाहिए वो कम आना चाहिए। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों को इस तरह से लिखूंगा कि मेरा आंसर कम आए, है ना? तो अब कम करने के लिए क्या, जो ऊपर किया था उसका उल्टा कर दो, तो मैं यहां पर 100 लिख देता हूं और यहां पे 400 लिख देता हूं। देख रहे हो स्टूडेंट्स? तो दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया ना मेरा। तो पहला स्टेप तो था ये दो नंबर को ढूंढना, जो कि मैंने बड़े आराम से ढूंढ लिया। दूसरा स्टेप क्या था कि मुझे ये पता लगाना है कि मेरा आंसर कम है, आंसर कम आना चाहिए, आंसर ज्यादा आना चाहिए। तो मुझे पता लग गया कि आंसर मेरा कम आना चाहिए, तो ये लो, मैंने उसको कम करने के लिए ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया जिसमें ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर होता है। आई होप ये चीज क्लियर है। इसका आंसर क्या आने वाला है स्टूडेंट्स? इसका आंसर आएगा 25। इसका आंसर क्या आएगा? 25। देखो 100 से कम आंसर आया ना। अब इसको चेक भी कर लेते हैं। देखो 25 क्या हो गया? 100%। 200% करो, डबल हो गया। 300% करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 75 हो गया। और 400% और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब 100 आ गया। तो स्टूडेंट्स आई होप ये चीज क्लियर है। देखो इसमें भी आपको x मानने की जरूरत नहीं पड़ी, कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज के ही दो क्वेश्चन और हैं, क्योंकि वो जो क्वेश्चन थे वो तो डायरेक्ट लिंक वाले थे। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज के भी क्वेश्चन फ्रैक्शन रूल से हम कैसे कर सकते हैं। आइए देखिए, यहां लिखा हुआ है अ नंबर आफ्टर इंक्रीजिंग बाय 20%। तो एक नंबर को 20% से बढ़ा दिया, इंक्रीज परसेंटेज आ गया। ठीक है, तो 20% से बढ़ाने के बाद वो जो नंबर हो जाता है 600 हो जाता है। तो इसका मतलब आप स्टूडेंट्स यहां देख सकते हैं इसके और इसके बीच में डायरेक्ट लिंक जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि 20% बढ़ाने के बाद जो नंबर है वो ये हो जाता है। तो इसका मतलब इस वाले नंबर में 100% भी मिला होगा और 20% भी मिला होगा। इंक्रीजिंग की बात आ गई ना यहाँ पे। तो इंक्रीजिंग में मैंने आपको बताया था कि 100 में ऐड करनी होती है परसेंटेज। तो डायरेक्ट लिंक नहीं है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। फाइंड द नंबर, आपको नंबर निकाल के बताना है। तो देखो मुझे एक चीज तो दी हुई है 600, तो वो तो मैं यहां पे लिख देता हूं 600, तो यहां पे लिखूंगा ही। अब मेरा पहला स्टेप क्या होता है? मुझे दो नंबर पहचानने होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन करो तो एक नंबर तो 100 होता है और दूसरा नंबर क्या होगा? पिछले में तो डायरेक्ट लिंक था, इसीलिए हमने जो नंबर था वो उठा के लिख दिया था, लेकिन यहां पर दूसरा नंबर जो है वो हमको खुद सोच के लिखना पड़ेगा। तो 20% से बढ़ाए ना, 20% से बढ़ाए तो दूसरा नंबर हो गया स्टूडेंट्स 120। बस इतना फर्क है, दूसरा नंबर 120 हो गया। इतना क्लियर? अब देखो, अब दो चीजें तो हो गई है, इसका मतलब स्टेप 1 क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या बोलता है कि मुझे इनको इस तरह से लिखना है कि मेरा आंसर आ जाए, लेकिन मुझे उससे पहले यह पता करना पड़ेगा कि मेरा आंसर 600 से कम आएगा या ज्यादा आएगा। तो क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। अ नंबर आफ्टर इंक्रीजिंग बिकम्स 600। बढ़ाने के बाद वो 600 बन जाता है, बढ़ाने के बाद 600 बन जाता है।
तो भाई आंसर तो कम आएगा ना बेटा, क्योंकि वो नंबर असली में तो कम रहा होगा, बढ़ाने के बाद 600 हो गया। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो यहां पे ये चीज याद रखनी है। तो इसका मतलब मुझे पता लग गया कि आंसर जो है वो मेरा कम आना चाहिए, तो सेकंड स्टेप यहां पे फॉलो करता हूं। सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करने के लिए इनमें से छोटा नंबर ऊपर और बड़ा नंबर नीचे, छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। 120 के टेबल में आता है 5 बार में, तो वो जो नंबर था वो 500 था। क्या था? 500 था। ठीक है, एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सीधा आंसर आ गया। तो इंक्रीज वाला ऐसे करेंगे, और डिक्रीज वाला अगर होता, मान लो यहां पे डिक्रीज बाय 20% होता, तो दूसरा नंबर क्या आता है स्टूडेंट्स? 80 आता है, यहां पे 80 आता। ठीक है, तो और छोटा करने के लिए, मान लो अगर आपको आंसर छोटा लाना होता तो 80 को ऊपर और 100 को नीचे लिखना होता। हालांकि वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। 2 रूल्स लगेंगे, नंबर पहचानो, उसके बाद कौन सा नंबर ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा वो लिखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन सेव्स 20% ऑफ द इनकम, तो एक आदमी है जो कि इनकम में से 20% सेव कर लेता है। ठीक है, तो भाई इनकम के 2 ही यूज हो सकते हैं। कोई भी आदमी जो पैसा कमाएगा वो या तो वो उसको स्पेंड करेगा, मतलब एक्सपेंडिचर होगा, या वो सेव करेगा। तो यहां बताया हुआ है स्टूडेंट 20% तो उसने सेव कर लिया, एंड स्पेंड्स ₹16,000, और 16,000 रुपए उसने स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए। ठीक है, तो 16,000 रुपए यहां पे खर्च हो गए इससे। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये डायरेक्ट लिंक बना रहा है? कोई डायरेक्ट लिंक है इनमें? कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। देख सकते हो आप, यहां पर तो ये सेविंग की परसेंटेज दे रखी है और ये स्पेंड करने की परसेंटेज दे रखी है। तो मुझे तो डायरेक्ट लिंक चाहिए होता है, निकालेंगे, वो भी निकालेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन। फाइंड हिज टोटल इनकम, आपको टोटल इनकम निकालनी है। तो भाई सिंपल सी बात है, करना क्या है, जो दिया हुआ है ना 16,000, उसको यहां पे लिखो, मल्टीप्लाई करेंगे उसको एक फ्रैक्शन से, और फ्रैक्शन हमको खुद बनाना है। और यहां पर हमको यह भी देखना है कि फ्रैक्शन बनाते समय एक नंबर तो 100 होगा, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन, एक नंबर तो 100 होगा, और दूसरा नंबर जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? दूसरा नंबर 20 तो नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट लिंक ही नहीं है। तो इसके साथ डायरेक्ट लिंक बिठाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, इसकी भी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। 80%, 80% होगा ना, तो इनकम के 2 यूज होते हैं, या तो सेव करेगा आदमी या खर्च करेगा। तो इसका मतलब 20% सेव किया तो 80% उसने खर्च कर दिया। तो अब बस कुछ नहीं करना, मुझे यहां पे 80 लिख देना, दूसरा नंबर मिल गया मुझे। डायरेक्ट लिंक ढूंढना, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाएगा डायरेक्ट लिंक क्या होता है। इलेक्शन के क्वेश्चन जो हमने किए थे, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन किए थे, सब हो जाएंगे इससे, फ्रैक्शन रूल से करेंगे, सभी चीजें करेंगे फ्रैक्शन रूल में। दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन आपको हर तरह से क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। अच्छा यहां पर स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, मेरा आंसर जो है 16,000 से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? भाई 16,000 तो वो खर्च कर देता है ना, तो इनकम तो उसकी टोटल ज्यादा ही होगी, तो इसका मतलब मुझे आंसर ज्यादा लाना है। तो 100 को ऊपर लिखना, 80 को नीचे लिखना, और इसको डिवाइड करके, ये हो गया 200, और 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 रुपीज वो कमाता था, जिसमें से वो 16,000 खर्च करता था, 4,000 बचाता था। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ लिया होता कि इसकी सेविंग निकालो, कितना सेव कर लेता था, तो भाई 4,000 कर लेता था, खत्म बात। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि फ्रैक्शन रूल में करना क्या होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन कैसे होंगे। यहां पे मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन लिया है, और यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस का देखते हैं। तो देखिए, द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 21। तो एक क्लास में जो बॉयज हैं वो 21 है, ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको दी हुई है। इफ द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:5। अच्छा यहाँ पे रेशियो भी दे दी है, ठीक है, तो बॉयज की जो रेशियो है, बॉयज और गर्ल्स की रेशियो है 3:5। ठीक है, तो बॉयज अगर 3 है तो गर्ल्स होंगी 5। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, तो आपको बताना है कि कितने बॉयज होंगे। ये सिंपल सी बात है, यहां पर आपको फ्रैक्शन रूल डायरेक्ट यूज करना है। क्यों? सारे जो रीजन है फ्रैक्शन रूल के लिए जो चाहिए होते हैं वो मैच कर रहे हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो जो एग्जैक्ट वैल्यू आपको दी हुई है वो यहां पे लिख दो, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 नंबर से। अब जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो, परसेंटेज का क्वेश्चन हो या प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो जिसमें परसेंटेज दी है,
तो उन्हीं तरह के क्वेश्चन में आपको 100 लेना होता है, मतलब उसमें एक नंबर तो हमेशा 100 लेना होता है, बता दिया मैंने। लेकिन क्योंकि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसमें आप 100 मत लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज तो दिया नहीं है, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, तो इसमें ये जो रेशियो है ना, इसी के 2 नंबर लेने हैं, या कुछ केसेस में इन दोनों का सम, ठीक है, अगर टोटल की बात हो रही होती तो इन दोनों का सम भी ले सकते थे, जो कि 8 होता, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं पूछी हमसे, इन्होंने पूरे क्वेश्चन में लड़कियों और लड़कों को अलग अलग ही वैल्यू दी है। तो मेरे पास 2 नंबर ऑलरेडी हैं स्टूडेंट्स, यहां देखिए 3 और 5, ठीक है। अब एक चीज देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, आपको बॉयज बताने हैं। अब नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी, क्योंकि बॉयज तो दिया ही हुआ है ना स्टूडेंट्स, तो यहां पे नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है, ठीक है। तो ये चेंज कर लेना अगर आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने के लिए सबसे पहले मैंने एक स्टेप तो ऑलरेडी कर लिया है कि 2 नंबर निकाल दिए। अब मुझे ये देखना है कि मेरा आंसर कम आना चाहिए या ज्यादा आना चाहिए। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर बॉयज जो है वो 21 है, तो देखो बॉयज तो यहाँ पे कम नजर आ रहे हैं ना रेशो में, तो इसका मतलब गर्ल्स तो ज्यादा होंगी, तो गर्ल्स निकालने के लिए मेरा आंसर जो है वो भी ज्यादा आना चाहिए। तो भाई आंसर मिल गया मुझे, ये लो 5 ऊपर आ गया और 3 नीचे आ गया, क्योंकि जब बड़ा नंबर ऊपर लिखूंगा तभी मेरा आंसर ज्यादा आएगा, ठीक है। काट दो इसको। तो ये देखो यहां पर क्या हो गया, ये 7 आ गया और 7 5 35, तो ये क्या आया स्टूडेंट्स, ये मेरे नंबर ऑफ बॉयज आ गए, नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई हैं, दोबारा मिस्टेक होगी, नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई है यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉयज तो क्वेश्चन में दिया था। अच्छा, अब यहां पर अगर पूछा हो क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो क्या करोगे, 35 और 21 को ऐड कर देना, आपका आंसर वैसे भी आ जाएगा। या अगर डायरेक्ट निकालना चाहते थे तो वो भी देख लो, अगर यहां पे पूछा होता कि बॉयज तो आपको दिए हुए हैं लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर 2 नंबर चुनने थे मुझे, 2 नंबर चुनने थे ना, तो मैं क्या करूंगा, एक नंबर तो ले लूंगा बॉयज वाला, क्योंकि ये डायरेक्ट लिंक बिठाता है, एक नंबर वो वाला चुनना जो डायरेक्ट लिंक बिठाता है, और दूसरा नंबर, क्योंकि यहां पर इन्होंने टोटल की बात की है, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 8। तो इस बार मुझे इस तरह से इन दोनों नंबर को लिखना है कि मेरा आंसर ज्यादा ही आए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है। तो ये लो 8 यहां पे लिख दिया, 3 यहां पे लिख दिया, 7, तो यहां पे हो गया 56, तो टोटल स्टूडेंट्स 56 है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तब भी 56 ही आएगा। क्लियर हो रहा है फ्रैक्शन रूल, ठीक है ना, ठीक है, धीरे धीरे समझ आएगा, कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। अगर नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, एंड तक वीडियो देखो, उसके अगले पार्ट्स भी देखना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे यूज होता है, आफ्टर सेलिंग अ स्कूटर एट 56,000 अ सेलर लूजेस 20%। तो देखिए यहां पर है ना, एक सेलर है जिसने एक स्कूटर को बेचा है 56,000 में और उसको नुकसान हो गया 20% का, मतलब ये सेलिंग प्राइस दी हुई है, क्वेश्चन में देखो साफ साफ लिखा हुआ है सेलिंग, तो ये क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, जितने में बेचा उसने, और उसने नुकसान में बेचा है, वहां पे देख लो नुकसान में। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द स्कूटर, आपको बताना है कि वो कितने का खरीद के लाया होगा, ठीक है, कोशिश करते हैं बताने की। सबसे पहले तो मैं यहां पे 56,000 लिख दूं, मल्टीप्लाई बाय, क्या कर सकता हूं, 2 नंबर मुझे लिखने होंगे। अब देखो यहां पर भी परसेंटेज आ गई है स्टूडेंट, परसेंटेज आ गई है ना, तो एक नंबर तो 100 लूंगा ही लूंगा, और दूसरा नंबर क्या लूंगा, यहां पर एक वर्ड आ रहा है लॉस, क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, लॉस वर्ड आ रहा है, तो लॉस, डिक्रीज इन वैल्यू, फॉल, और ये सारी जो डिमिनिशिंग इन वैल्यू, ये सारे जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ना, उसका बस एक ही मतलब निकलता है कि जो दूसरा नंबर आपको लेना है ना स्टूडेंट्स, वो है 80, क्या लेना है वो 80। और 80 क्यों लिया, क्योंकि ये डायरेक्ट लिंक बिठाएगा इसके साथ, ये जो है ना 80 इसके साथ डायरेक्ट लिंक बिठाएगा, क्योंकि ये इतने में तो बेचा है ना, तो अगर 100 रुपए की चीज थी, 20 रुपए का लॉस हो गया, तो ये 80 रुपए में ही तो बिकेगी, तो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो ये इसके साथ डायरेक्ट लिंक बिठा रहा है, जो कि वैल्यू क्वेश्चन में दी है। अगर क्वेश्चन में लॉस का अमाउंट दिया होता ना, लॉस का अमाउंट दिया होता, तो ये डायरेक्ट वैल्यू बिठा रहा था उसके साथ, डायरेक्ट लिंक बिठा रहा था, तब तो हम 20 ही लेते, ठीक है। अगर लॉस दिया होता तो 20 ही लेते, लेकिन यहां तो सेलिंग प्राइस दे दी ना, सेलिंग प्राइस मतलब ऑलरेडी कम हुई वैल्यू, लॉस के बाद की वैल्यू, तो लॉस के बाद की वैल्यू के लिए मुझे लॉस के बाद का परसेंटेज भी तो चाहिए होगा,
आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो 2 नंबर मैंने चुन लिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब मुझे आंसर क्या चाहिए। अब एक बात बताओ स्टूडेंट सोच के, कि एक आदमी ने इतने में सामान बेचा, 56,000 में उसने सामान बेचा और 20% का नुकसान भी हो गया उसको इतने में, तो भाई खरीदा तो वो ज्यादा में ही होगा। सोचो, खरीद के तो वो ज्यादा में लाया होगा ना, तो मेरा आंसर जो आना चाहिए वो तो 56,000 से ज्यादा आना चाहिए, कम तो नहीं आना चाहिए। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये तो पता है कि 56,000 एक अमाउंट दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी ये सोचते हैं कि लॉस हुआ है तो भाई उसने खरीदा भी कम में ही होगा। अगर खरीदा कम में होता और बेचा ज्यादा में होता तो लॉस क्यों लिखा होता वहां पे, ये सोचो। तो इन दोनों स्टेप में कंफ्यूज मत होना। पहली चीज ये मैं बताऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जब कराऊंगा ना फ्रैक्शन रूल से, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतने से ही काम चलाओ, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैंने क्या, मुझे ये पता लग गया कि 100 यहां पे है और 80 यहां पर है, क्योंकि मेरा आंसर जो है वो ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो ये लो, 8 7 56 होता है, तो ये 7 आ गया। तो उसका जो स्कूटर था वो असली में 70,000 रुपीज का था, जो कि लॉस के बाद 56,000 का हो गया। ज्यादा टाइम लगा, एक ही स्टेप में हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, एक और क्वेश्चन कराता हूं। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने लिया यूनिटरी मेथड वाले टॉपिक से, जो कि बच्चों वाला टॉपिक होता है। आप सबको पता है, इसका आंसर आप निकाल लोगे बड़े आराम से, जो क्वेश्चन मैंने लिखा है। और स्टैट्स का क्वेश्चन मैं आपको स्टैट्स का जब चैप्टर पढ़ाऊंगा उसी के साथ समझाऊंगा, तब ताकि आपको बेहतर समझ आएगा, नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है स्टैट्स का। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, अ बॉय परचेजेस 40 पेंसिल्स फॉर ₹160। तो एक लड़का है जो कि 40 पेंसिल खरीद लेता है 160 रुपए की। देन हाउ मेनी पेंसिल्स विल ही गेट फॉर ₹120। तो 120 रुपए में वो कितनी पेंसिल खरीदेगा? ठीक है ना, निकाल तो लोगे ना आप इसका। सिंपल सा, आपको पता है कि 160 की 40 पेंसिल है, तो एक पेंसिल कितने की हो गई? एक पेंसिल हो गई 4 रुपए की, और 4 को अब ये 120, एक पेंसिल 4 रुपए की होगी, तो 120 रुपए में कितने पेंसिल वो खरीद सकता है। तो आप इसको कर सकते हो, मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं, लेकिन फ्रैक्शन रूल से कैसे होगा वो जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले ये जो 3 अमाउंट मुझे दिए हुए हैं, देखो 3 नंबर दिए हुए हैं ना, अभी तक क्या होता था, सिर्फ मुझे एक ही नंबर दिया होता था एग्जैक्ट, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर अलग हो गया है तो इसके रूल्स भी थोड़े से अलग होंगे, ज्यादा अलग नहीं होंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी ये 3 अमाउंट दिए होंगे ना, जो भी 3 नंबर दिए हुए हैं आपको, उनमें से 2 नंबर तो एक दूसरे के भाई होंगे। जैसे कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के भाई हैं। भाई कैसे? वो मनी है तो ये भी मनी है ना। पेंसिल यहां पर दिया है और आपको दूसरी पेंसिल निकालना है, मतलब ये तो अकेला रह गया ना पेंसिल वाला। मनी और मनी साथ में रखना हमेशा, मतलब वो जो 2 नंबर थे ना, जो 2 नंबर ढूंढने थे मुझे, वो इस बार ये मनी और मनी रहेंगे। अब इनमें से देखूंगा मुझे ऊपर रखना है कौन सा, नीचे रखना है कौन सा। ठीक है, तो जो अलग नंबर बचा, अकेला नंबर बचा, उसको तो 40 यहां पे लिख लेना, याद रखना ये चीज। ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सा नंबर लिखना है। अब ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना आपका, तो याद रखना ऐसे ही ग्रुप्स बनते हैं उसमें, तो कौन सा नंबर रखना है इन दोनों में से, इन तीनों में से कौन सा रखेंगे, जो अकेला रह जाएगा वो रखना है। ठीक है, क्योंकि इसी से आपका ये पेंसिल मैंने यहां पे रखा ना, तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आंसर पेंसिल ही आएगा, जो कि मुझे चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 40 मल्टीप्लाई बाय 2 नंबर कौन कौन से हो गए, 160 एंड 120। ये परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं है, याद रखना, तो यहां पे 100 मत मानना। ठीक है, तो 160 और 120 हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये देखना है, एक स्टेप मेरा खत्म हो गया। दूसरा स्टेप क्या बोलता है कि आंसर कम आना चाहिए ज्यादा आना चाहिए, देख लेते हैं। देन हाउ मेनी पेंसिल, भाई देखो पहले तो 160 में इतनी पेंसिल खरीदी, अब जाहिर सी बात है 120 में इससे कम पेंसिल ही आएंगी ना, इतना तो क्लियर है ना आपको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मुझे पता लग गया कि आंसर मेरा कम आना चाहिए, तो मैं सिंपल 120 ऊपर लिख देता हूं, 140 यहां पे लिख देता हूं। तो यहां पर अगर मैं सॉरी 160 लिखेंगे, 140 नहीं 160। अच्छा, यहां पर इसको काट देता हूं, तो ये देखो 4 आ गया और यहां पे आ गया 30, तो ये आंसर मेरा आ गया 30 पेंसिल्स। क्या है मेरा आंसर? 30 पेंसिल्स। 120 रुपए में 30 पेंसिल्स वो लड़का खरीद सकता है। अब आप ही सोचो, अगर ये वाला मेथड नहीं करते तो आपको बहुत सारे लिखना पड़ता। याद करो क्या क्या लिखना होता था। हम यहां पे लिखते कि 160 रुपए में
40 पेंसिल है, तो 1 रुपए में 40/160 पेंसिल आती। 120 रुपए में 40/160 मल्टीप्लाई बाय 120 पेंसिल आती। तो वही तो मैंने यहां पे किया है, लेकिन बड़े शॉर्ट मेथड में किया है। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन रूल। जितने भी आंसर स्टूडेंट्स मैंने आज निकाले हैं ना, वो सभी में आपने देखा होगा कि मैंने गिवन नंबर को मल्टीप्लाई किया है एक फ्रैक्शन से, और वो फ्रैक्शन भी मैंने खुद क्वेश्चन में से ढूंढा है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको फ्रैक्शन रूल को अप्लाई करना है। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास थी बेसिकली, हालांकि क्लास काफी लंबी हो गई, लेकिन आई होप आपको ये समझ आया होगा कि फ्रैक्शन रूल कौन कौन से चैप्टर से कनेक्ट करता है। सो आगे आने वाली क्लास में स्टूडेंट्स मैं आपको सबसे पहले क्लियरली ये डिफाइन करूंगा कि ये जो स्टेप्स होते हैं फ्रैक्शन रूल के, ये किस तरह से किए जाते हैं, और उसके बाद फिर हम एक एक करके चैप्टर्स के बेसिक क्वेश्चन से हाई लेवल के क्वेश्चंस तक जाएंगे।